हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है वेयर इज़ एरी। तो मैं कहीं भी अगर घूमने जाऊँगी छोटा मोटा व्लॉग बना दूँगी और इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज मैं हूँ फ्रैंकफर्ट हाफबॉनहोफ स्टेशन पे। तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग स्टेशन है, मेन स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन है फ्रैंकफर्ट का। और मुझे लेनी है बस जा रही है एम्स्टर्डम और ये एक स्टूडेंट ट्रिप है। तो इसमें आपको मैं स्टूडेंट ट्रिप के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज है 3 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 4:05। जैसे कि अगर आपको घड़ी दिख रही होगी पीछे। तो मेरी बस है 5 बजे और ये बस एम्स्टर्डम पहुंचाएगी मॉर्निंग में 10:30 या 11 बजे। तो स्टूडेंट ट्रिप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है। मतलब एक बस का एक स्टार्टिंग स्टॉप होता है और एक जो है एंड स्टॉप होता है। बीच में कई सारे पिकअप स्टॉप होते हैं। तो मेरी बस भी कहीं पीछे से आ रही है और फ्रैंकफर्ट में पिकअप का टाइम है 5 बजे। मैं ट्रेन लेके हाफबॉनहोफ आई हूँ और थोड़ी देर वॉक करने पे ही बस स्टेशन है। तो कुछ 5 मिनट्स की वॉक है जहाँ पे मेरा पिकअप स्टेशन है। और वैसे थोड़ी थोड़ी सुबह भी होने लगी है। तो स्टूडेंट ट्रिप में जो बस होती है वो जनरली या तो सिंगल फ्लोर की बस होती है या फिर डबल डेकर बस होती है। और सारे स्टूडेंट्स ही नहीं होते, जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ऐसे कंपनी पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज बच्चों को मना करती है, कुछ कंपनीज की लिमिट होती है एज क्राइटेरिया की 30 से अबव आप नहीं जा सकते। कुछ कंपनीज अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज के पैसेंजर्स लेके जाती है और उसमें बच्चों की शायद होती है कि मिनिमम 5 साल का बच्चा होना चाहिए, तो वो लोग भी जा सकते हैं। इनको भी स्टूडेंट ट्रिप बोलते हैं, बट कोई भी जा सकता है। तो कई सारी कंपनीज हैं पूरे जर्मनी में और मैंने भी 2-3 कंपनीज ट्राई की है। देखते हैं ये एम्स्टर्डम की ट्रिप कैसी रहती है और आपको भी दिखाती हूँ ये जर्नी आज की एम्स्टर्डम की। और एक दिन का ही ट्रिप है, मतलब मैं आज सुबह 11 बजे पहुँच जाऊँगी अगर, तो रात में ही रिटर्निंग है मेरी। तो ऐसा कहीं स्टे वाला का कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक दिन सारा घूमिए, रात में वापस से बस में सो के वापस फ्रैंकफर्ट संडे मॉर्निंग में आ जाऊँगी। अभी 4:15 भी नहीं हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अंदर जाके कॉफ़ी लेती हूँ और फिर मैं वॉक करूँगी बस स्टेशन की तरफ। वहाँ पे मुझे कई सारे लोग मिलने वाले हैं। तो मैं अभी यहाँ पे 2 शॉप अभी ओपन है और दोनों 24/7 ओपन रहती है। तो मैं कॉफ़ी लूँगी और मेरे पीछे जो आप स्टेशन देख रहे हो वहाँ से हाई स्पीड IC ट्रेन मिल जाती है। तो पेरिस, एम्स्टर्डम अगर आपको ट्रेन से जाना है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पीछे वाली शॉप से मैंने कॉफ़ी ले ली है और कुछ एक नया कैमरा ख़रीदा मैंने, तो मेरी नज़र बार बार स्क्रीन पे चली जा रही है। बाकी कॉफ़ी का प्राइस है €1.30 और कैफ़े क्रेमा लिया है जिसके अंदर मैंने क्रीमर और चीनी अलग से डाली है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, इन केस आपको नहीं पता है। तो चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो रहा है बाहर। तो स्टूडेंट ट्रिप में जनरली क्या होता है कि आपको एक बस स्टॉप दे दिया जाता है, वहाँ से पिकअप होता है। तो ये बस स्टॉप है मेरा। फ्लिक्स बस के बस स्टैंड, जो मेन सेंट्रल स्टैंड है फ्लिक्स बस का, उसके ऑपोजिट मेरा स्टॉप है। ये मेरी बस है और मैंने अपना पासपोर्ट दिखा दिया है, अपना RP दिखा दिया है। इनके पास ऑलरेडी मेरा नाम था, उसमें टिक कर दिया है। और आप सोच रहे होंगे कोरोना टाइम में कैसे मैं जा रही हूँ। तो या तो नेगेटिव टेस्ट दिखा सकते हैं, PCR, एंटीजन, या फिर अगर आपके पास रिकवरी सर्टिफिकेट है जो कि मेरे पास है और वो अगस्त तक वैलिड है,
तो मैंने वो दिखाया है, मुझे कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं इम्यून हूँ। तो मेरी एंट्री हो गई, तो मैंने सोचा कि बस चलने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बाकी सुबह हो गई है, तो रात बहुत ही थोड़े टाइम की हो रही है। रात में 10 बजे अंधेरा हो रहा है और 5-5:30 बजे सुबह हो जा रही है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एम्स्टर्डम में, या फिर बीच में कोई ब्रेक होगा, जो बीच में जैसे स्टॉप लेते हैं, वॉशरूम ब्रेक होता है, तो अगर उसमें ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं उसमें रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो मिलते हैं फिर एम्स्टर्डम में। सुबह के बज रहे हैं कुछ 10:30 और हम 11:30 बजे तक एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे। ये नीदरलैंड्स का पेट्रोल पंप है पीछे, और इस बड़ी सी ट्रक के पीछे एक शॉप है और वहाँ पे लू भी है। तो जिनको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जा सकते हैं। बाकी 15 मिनट का टाइम मिला है, और कुछ लोगों को ब्रश वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। 1 और 5 मिनट का ब्रेक पहले भी हुआ था, तो मैं तब गई थी वॉशरूम। बस यही है, अब एम्स्टर्डम में मिलते हैं। बाकी कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है, तो मैं इस वाले वॉशरूम में नहीं जा रही हूँ, मैं एम्स्टर्डम में जाके रेडी हो जाऊँ। वेलकम टू हॉलैंड। तो एम्स्टर्डम में मैं आ गई हूँ। 1 घंटा थोड़ा बस डिले हो गई क्योंकि हाईवे जो था वहाँ पे बहुत जाम था, बहुत सारी गाड़ियाँ, बिल्कुल 6 लेन्स थी लेकिन सब पैक थी। तो अब मैंने आपको कॉस्ट अभी तक नहीं बताया कि मैं कितने पैसे लगे जर्मनी से एम्स्टर्डम आने में किसी स्टूडेंट ट्रिप के थ्रू। तो मैंने कुछ 50 यूरोज़ दिए हैं, और जैसे जैसे स्टेशन की डिस्टेंस होता है एम्स्टर्डम से वैसे कॉस्ट डिसाइड होता है। तो जैसे मैंने फ्रैंकफर्ट में बोर्ड किया था तो मुझे 50 यूरोज़ देने पड़े, लेकिन कुछ लोग डुसेल्डोर्फ से आ रहे हैं, उनको 35 यूरोज़ लग रहे हैं। ऐसी प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। अब सिंस इस एजेंसी ने बल्क टिकट बुक्स किए थे 1 घंटे के बोट टूर के, तो वो 15 यूरो पर पर्सन पड़ रहे थे। तो ये है वो कंपनी, और 1 घंटे का टूर है। 19 लैंग्वेजेस में ले सकते हैं, बट सिंस हम सब यहाँ पे जर्मनी में इंग्लिश वाला प्रेफर कर रहे थे तो सबने इंग्लिश वाला ही लिया है। तो मे बी वो 1 घंटे का पूरा सिटी टूर होगा, कैनाल आपको पूरा घुमाया जाएगा, और उसके बाद आपको इसी स्टेशन पे छोड़ दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ट्रिप जो 1 डे वाला होता है, ये वाला ट्रिप मेरा 1 डे का ही है। तो मुझे टोटल 10 आवर्स दिए गए हैं पूरी सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, और 1 घंटे का जिसके अंदर की ये बोट टूर था मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार घूम चुकी हूँ। उसके बाद जब आप वापस आओगे यहाँ से, आप मैप देख सकते हो, 1 डे आइटनरी देख सकते हो। जैसे एक एप्लीकेशन है बहुत अच्छा, विजिट अ सिटी करके, उसके अंदर डे वाइज आइटनरी आती हैं। तो आप 1 डे आइटनरी देख लो, उसके अंदर जितनी भी टॉप मोस्ट लोकेशन है, पॉपुलर लोकेशन है, वो आप जाके कवर कर लो। ये ऐप बहुत ही यूज़फुल है और आप सबको ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए अगर आप यूरोप टूर करना चाहते हो। तो अभी का प्लान मेरा ये है कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ऑल्दो 12 बज रहे हैं, बट मैंने कुछ जो पैक करके लेकर आई थी, जैसे क्रोसा लेकर आई थी, वो बस में खा लिया था। और 2 ब्रेक्स हुए थे छोटे छोटे 15 मिनट के रास्ते में, जैसे टॉयलेट ब्रेक हुए थे, कुछ लोग वहाँ पे भी ख़रीद रहे थे। और अब मेरा प्लान है जाके कुछ खाने का, तो देखते हैं मैं क्या ढूंढती हूँ खाने के लिए। मेरा ब्रंच आ गया है और मैंने मैकडी में हूँ मैं, और मैंने चिकन बर्गर, फ्राइज़ और कोक ऑर्डर की है। चिकन बर्गर का प्राइस कुछ 1.5 यूरो है, कोक 1 यूरो है, और 2.5 कह रही हूँ, 2.5 यूरो की फ्राइज़ है। बाकी प्लान ये है नेक्स्ट कि मैं यहाँ से खाऊँगी, फिर मैं चलूँगी एन फ्रैंक म्यूज़ियम की तरफ। मैं हूँ एम्स्टर्डम की काफ़ी पुरानी चीज़ फैक्ट्री की शॉप में। यहाँ पे चीज़ बनती भी है, और आप इतनी सारी जो चीज़ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी शॉप है। इसका नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। फ्री में आप चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। बहुत वैरायटी होती है, कुछ जीरे वाली होती है, कुछ ब्लैक पेपर वाली होती है, पैप्रिका वाली होती है, और कुछ तो ऐसे भी फ्लेवर्स हैं जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किए हैं। तो मैं भी अभी आपको अंदर भी घुमाऊँगी। और एक और चीज़,
ये जो आप वुडन बूट्स देख रहे हैं ये एम्स्टर्डम में बहुत फेमस है। मतलब जब आप ज़ैंडस्ट्रैंड जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बूट्स खरीदने को मिलेंगे, तो आप अपने साइज़ के बूट्स खरीद सकते हो। वैसे तो बहुत हैवी होता है ये, बट लोग एज अ सूवेनियर लेके जाते हैं। इसकी छोटे छोटे बूट्स की चेन होती है वो लेके जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज़ फैक्ट्री घुमाती हूँ। सो सिंस मुझे अंदर जाना है तो मैं मास्क लगा लेती हूँ। ये बहुत ही बड़ा सा सेटअप है दूध को फाड़ने वाला, और इसी से चीज़ बनती है। मुझे पता नहीं है, बट ये क्या पता यही हेनरी विलिश हो। तो मैं जो अभी वैरायटी की बात कर रही थी, अब यहाँ पे गौडा चीज़ है, हर्ब्स एंड गार्लिक है, जर्सी ट्रफल, रेड चिली पेपर, शीप यंग और हनी थाइम। तो ये ऐसा होता है। इसका कॉस्ट इस पे लिखा नहीं है, बट आगे लिखा होगा, मैं आपको कॉस्ट भी बताती हूँ। बट मुझे लग रहा है कि कॉस्ट एक जो ये 380 ग्राम्स का है 10 यूरो 95 सेंट्स, मतलब ये कुछ 11 यूरो के 400 ग्राम की आपको चीज़ मिल जाएगी। गिफ्ट भी कर सकते हैं, गिफ्ट के लिए बहुत अच्छे पैकेट्स हैं जिसके अंदर यहाँ का फेमस ट्यूलिप फ्लावर भी है, सुवेनियर भी है, ये चीज़ वाला भी है और डिप्स हैं। तो मुझे चीज़ बहुत पसंद है, बट मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सी लेनी है। चीज़ के साथ साथ आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप सुवेनियर में यहाँ की डच चॉकलेट लेके जा सकते हैं। डच चॉकलेट बार का जो 100 ग्राम की आती है नॉर्मल, उसका प्राइस कुछ 2 यूरो है, 2.25 है। और इसमें थोड़ी वैराइटीज़ भी हैं, जैसे मिक्स्ड है तो इसका प्राइस कुछ 2.5 यूरो है। रियल ट्यूलिप का तो सीज़न है नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल लेके जा सकते हैं। कॉस्ट देखना पड़ेगा, बट ये कभी ख़राब नहीं होंगे। नाइस जी। यहाँ पे आपको चिप्स के साथ डिप्स भी मिलेंगी, कुछ 4 यूरो की है डिप्स और चिप्स 3 यूरोस के। और सबसे खूबसूरत चीज, इतनी प्यारी भेड़ है ये। जिसको आप खरीद सकते हैं 89 यूरोस में। और ये है चीज़ कर्लर, वो जो आप गोल गोल चीज़ देख रहे थे, इसके अंदर डाल के उसको ग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वही है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि जिसमें चीज़ मेल्ट होती है, एक नीचे छोटी सी कैंडल लगा के, तो वो जो चीज़ हार्ड होती है वो बिल्कुल लिक्विडी हो जाती है और उसको खाने पे या फिर कुछ भी ग्रिल्ड आइटम होता है उस पर सर्व करते हैं। तो ये वो चीज़ है, कुछ 18 यूरो का है ये सेटअप। ऐसा दिखेगा, यहाँ पे कैंडल है छोटी सी, यहाँ पे चीज़ मेल्ट होती रहेगी, तो आपको उस वाले चम्मच से पोर करना होगा। तो मेरे जो लेफ़्ट साइड में आप कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं, एम्स्टर्डम में आप इस कॉफ़ी शॉप को स्टारबक्स वाली कॉफ़ी शॉप मत समझ लीजिएगा। ये कॉफ़ी शॉप स्मोकिंग के लिए होती है।
स्मोकिंग इन द सेंस अगर आपको मैरिजुआना स्मोक करना है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि एम्स्टर्डम में वो लीगल है। और बट आप ये ऐसे चीज़ें आप दूसरे देश में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वो इलीगल है। तो जो भी करना है यही करना होता है। और जो मेरे बगल में आप सूवेनियर शॉप्स देख रहे हैं, वहाँ पे आपको कैनबिस मतलब कि मारुआना की लॉलीपॉप मिल जाती है, कुकीज़ मिल जाती है, इनफैक्ट ब्राउनीज़ भी मिल जाती है। तो एक टिप ये दे सकती हूँ कि ब्राउनी जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती, सबका लेवल होता है, लो मीडियम हाई फॉर एग्जांपल। तो अगर आप वो पूरी ब्राउनी एक बार में खा लोगे तो आपको कुछ होश वोश नहीं रहेगा। तो टाइम देख के अपने हिसाब से कि कितने टाइम के लिए आप यहाँ पे हो, उस हिसाब से आप कंज्यूम कीजिएगा। बाकी एम्स्टर्डम तो खूबसूरत है ही। जो 17th सेंचुरीज़ की जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, जैसे मेरे पीछे जो पूरा लेन है वहाँ पे बिल्डिंग्स देख सकते हैं ब्रिक वाली, वो काफ़ी पुरानी है। और अभी मैं आपको आगे कैनाल्स भी दिखाऊंगी। कैनाल्स का ये है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है, बट यहाँ पे एक्चुअल एम्स्टर्डम में कैनाल्स वेनिस से ज़्यादा हैं, और जितने भी ब्रिजेज़ हैं वो पेरिस से ज़्यादा हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये। और मैंने इसी मैकडॉनल्ड्स में ब्रंच किया था आज। मैं एन फ्रैंक म्यूज़ियम की तरफ उस डायरेक्शन में वॉक ही कर रही थी कि मुझे 1 और 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखे हैं। तो ये जो स्ट्रीट है का नाम बहुत ही ख़तरनाक है, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। बाकी जो इंडियन रेस्टोरेंट्स यहाँ हैं उनका नाम है अशोका रेस्टोरेंट। वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एंड नेपालीज़ लिखा हुआ है, और उसी के जस्ट एक स्टोर छोड़ के बगल में है मोती महल इंडियन रेस्टोरेंट। तो अगर आपको इंडियन खाना हो तो नाउ यू नो कहाँ आना है। तो बहुत ही नॉइज़ी हो रहा है यहाँ पे। मैं डैम स्क्वायर पे हूँ, मतलब एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर पे हूँ। बहुत ही फेमस पब्लिक स्क्वायर है, सराउंडेड बाय ऑल पॉपुलर बिल्डिंग्स। जैसे मेरे पीछे रॉयल पैलेस है, अभी बंद है। इधर मैडम तुसाद में, एंड उधर आपको एक नेशनल मेमोरियल दिखेगा, और इधर सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं शॉपिंग के। स्वरोस्की हो गया, H&M हो गया, ज़ारा भी देखा था मैंने। तो यहाँ पे हमेशा मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट होता रहता है, तो मे बी आज भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। और एक सेक्शन है जहाँ पे लोग कबूतरों को खाना खिलाते हैं। जो आप साइकिल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एम्स्टर्डम में साइकिल कुछ 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा है। और अगर आप गलती से भी साइकिल के रूट पे आ जाते हो तो आपको कोई भी ढकेल सकता है, इनफैक्ट आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है। और इसमें गलती उनकी नहीं होगी साइकिल वालों की, हमारी होगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि साइकिल के रूट पे वॉक नहीं करना है। Days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real, but somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Take us so long. Hey, while I was dancing on my own. कितनी पुरानी ये ट्रैम है।
बाकी जो आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कोई रेस्ट हाउस नहीं है, ये कोई ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं है, किसी राजा का पैलेस नहीं है। किसी टाइम में ये एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, जो कि अब शॉपिंग मॉल बन गया है, और ये काफ़ी बड़ा मॉल है। तो आप बाहर से देख लीजिए, फिर हम अंदर भी जाएंगे। वैसे इसका नाम मैग्ना प्लाजा है। तो हम मैग्ना प्लाजा के अंदर हैं, जो काफ़ी आलीशान लग रहा है। तो ब्रांडेड स्टोर्स तो हैं ही यहाँ पे, और स्टोर्स और कपड़े देख के मुझे याद आया कि आप सोच रहे होंगे मैंने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो जब वन डे की टूर होता है, जब वन डे ट्रिप होता है, ऐसे स्टूडेंट ट्रिप होती है, तो आप जो रात में पहन के आ रहे हो वो पहन के भी घूम सकते हो। अदरवाइज़ जब सुबह मॉर्निंग में ब्रेक होता है ब्रश करने का, ब्रेकफास्ट का, तो उसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए हो तो आप जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब वॉशरूम में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, और मेकअप वगैरह कर सकते हो, थोड़ा टचअप हो जाता है। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि आप पुराने कपड़े, रात के सोए वाले कपड़े पहन के घूम रहे हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकियों का नहीं पता मुझे। तो अब देखते हैं कि कैसा है ये मॉल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ का फूड कोर्ट है, बट अभी मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरा कुछ मन नहीं है खाने का। तो बस एक चीज़ जो आपको डिफरेंट लगेगी वो यही है कि ये शॉपिंग मॉल की जो दीवारें और पिलर्स हैं, थोड़ा एंटीक और यूनिक लग रहा है। बाकी शॉप्स तो वैसी ही हैं, ब्रांड्स ही वही हैं। जब भी मैं किसी मॉल का फूड कोर्ट देखती हूँ जहाँ पे हर टाइप की शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो मुझे DLF का फूड कोर्ट याद आता है, नोएडा वाला। मतलब ये भी थोड़ा वैसी है, यहाँ पे जापानीज़, चाइनीज़ सारी वैरायटी मिलेगी। तो वॉक करते करते फाइनली अब मैं जाके आई हूँ एन फ्रैंक म्यूज़ियम। और एन फ्रैंक म्यूज़ियम का टिकट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको हमेशा जब भी आना हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके आनी है। ये जो ब्लैक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है एन फ्रैंक म्यूज़ियम। एन फ्रैंक का गेट आगे है, वो अभी मैं दिखाऊंगी। और जिसको नहीं पता है एन फ्रैंक के बारे में, तो एक शॉर्ट में मैं ये ब्रीफ दे सकती हूँ कि 16 ईयर की वो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, शी वॉज ज्यूज़। तो यहीं पे उसका घर था जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। तो रोज़ वो एक डायरी लिखती थी, हर डेट को एक पेज लिखती थी। वो तो सरवाइव नहीं कर पाई वर्ल्ड वॉर 2, बट उसकी डायरी सर्वाइव कर पाई। वो डायरी बाद में पब्लिश हुई। उस बुक का नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एन फ्रैंक। तो अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है जिसमें आपको ये जानना रहता है कि भाई नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा। क्योंकि वो बहुत छोटे से घर में रहते थे, बिना लाइट जलाए, धीरे से रेडियो सुनते थे, और उसकी बहन थी साथ में, मम्मी थी, पापा थे। वैसे मैं अंदर अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि जब भी मैं एम्स्टर्डम आना होता है, पिछली बार पता नहीं था कि पहले से बुकिंग करनी होती है, इस बार एक हफ्ते से ट्रैक कर रही थी, लेकिन तब भी सारे टिकट्स बुक थे बहुत पहले। अगर आपको एम्स्टर्डम आने का प्लान है और आपको ये वाला म्यूज़ियम जाना है, एन फ्रैंक म्यूज़ियम, वैसे तो 2 म्यूज़ियम्स और हैं यहाँ पे, एक वैन गॉग म्यूज़ियम है और एक का नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी। बट यहाँ पे एन फ्रैंक का टिकट नहीं मिलता है, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप पहले से ही बुकिंग करके आओ। बाकी हम चलते हैं उसके जो मेन घर है, जिसको सीक्रेट एनेक्सचर बोलते हैं, उसके गेट को दिखाऊंगी।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूज़ियम में क्या उसका घर, उसका रूम भी दिखाते हैं, तो यस, जहाँ पे भी वो रहती थी छोटे से रूम में, वो भी दिखाया जाता है। हम आ गए एन फ्रैंक हाउस और यहाँ पे उसका नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है, एन फ्रैंक हाउस करके। मतलब हुइस है, मे बी डच में हाउस को हुइस बोलते होंगे। तो आज के फोरकास्ट के बारे में, मतलब आज के वेदर फोरकास्ट के बारे में मैंने पहले चेक किया था, तो शो कर रहा था रात में 10 बजे बारिश होगी, बट अभी कुछ 8 भी नहीं बजे हैं, 7:45 हो रहे हैं और बाहर बारिश होने लगी। तो यहाँ पे एक प्राइमार्क स्टोर है, मैं उसके अंदर आ गई हूँ और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि अंदर किसी ने मास्क नहीं लगाया है और यहाँ पे मैंडेटरी भी नहीं है। तो करंट एम्स्टर्डम के रूल के हिसाब से शॉप के अंदर भी मास्क मैंडेटरी नहीं है। इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में एम्स्टर्डम में मैं क्या ही कवर कर पाऊँगी, बट मैं आपको बता दूँ कि सारी की सारी जितनी भी पॉपुलर साइट्स हैं वो मैंने कवर कर ली है और एक दिन पॉसिबल है। वैसे अगर कोई दूर से आता है तो वो जनरली स्टे करता है एटलीस्ट 2 नाइट 3 नाइट्स। बाकी मेरे इस तरफ है एम्स्टर्डम सेंट्रल, जो कि रेलवे स्टेशन है, और इससे मुझे ये याद आता है कि आपको कॉस्ट कंपैरिजन बता देती हूँ। जैसे मैं एक स्टूडेंट ट्रिप के थ्रू आई हूँ तो उसका कॉस्ट था 50 यूरोज़ आना जाना, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेन से आते हो, मतलब आईसी ट्रेन हो गई जर्मनी से, तो कॉस्ट जाएगा आपका कुछ 65 यूरोज़। अब स्टूडेंट ट्रिप का कॉस्ट तो फिक्स होता है कि फ्रैंकफर्ट से चलेगी तो 50 यूरो है, लेकिन ट्रेन का कॉस्ट फ्लेक्सिबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। तो अगर आपका मंडे मन करता है कि भाई वीकेंड्स को जाएंगे तो टिकट महंगा पड़ेगा, बहुत पहले करेंगे तो शायद 20 यूरो में मिल जाए। तो ये रहा, और यहीं पे मेरी बस भी रुकी थी। तो बस अगर आप फ्लिक्स बस लेते हो तो उसका कॉस्ट कुछ 35 यूरो है वन साइड का। एंड अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो मैंने अभी उसका फ़्लाइट का प्राइस चेक किया था नेक्स्ट वीक का, मतलब 10 जून, एक हफ्ते बाद, तो वो 110 यूरोज़ दिखा रहा था। KLM की फ़्लाइट थी कोई। तो इस हिसाब से स्टूडेंट ट्रिप काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है और 10 घंटे, मतलब इतना टाइम तो है कि सारी चीज़ें आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। और जैसे कि ये एक सिटी है जो कि बाइक्स के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे रेंटल बाइक्स भी मिलती है। रेंटल बाइक्स में आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है या फिर आप अपना RP दिखा सकते हैं, और कुछ 20 या 30 यूरो वो चार्ज लगते हैं सेफ्टी का। उसके बाद पर आवर का पैकेज होता है कि 1 घंटे का ये कॉस्ट है, 3 घंटे का ये कॉस्ट है। तो अभी एक शॉप पे मैंने देखा था वो कुछ 10 यूरो ले रहा था पर आवर का, और थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं अगर कोई छोटी मोटी दुकान है। नहीं तो आपको ऑन एन एवरेज आप 2-3 दुकान में पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। जो सस्ता है उससे बाइक ले सकते हैं, और फिर बाइक उनको रिटर्न करनी होती है, तभी आपका जो सेफ्टी अमाउंट है वो आपको वापस मिलेगा। सो अब कुछ 1 घंटा बचा है मेरे को वापस जाने के लिए मेरे बोर्डिंग स्टेशन पे, और अंधेरा तो नहीं हुआ है, बट पीछे इस तरफ है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो मुझे मेरी टीम लीडर ने बताया है कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो सब चीज़ लीगल है, लेकिन अगर कहीं पर रेड लाइट जल रही है तो वो तो समझ में आ जाता है कि भाई फीमेल है, लेकिन अगर कहीं ब्लू लाइट जल रही है तो मतलब वो ट्रांस है। तो इन केस कहीं से भी कोई गलती से कहीं इधर उधर ना चले जाए, ये मैंने सोचा एक टिप दे देती हूँ। बाकी आगे रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर अब मैं देखती हूँ क्या मिलता है आगे। एक जगह मुझे हाइनेकेन का बोर्ड दिखा तो मैंने सोचा ये भी बता देती हूँ। कुछ लोगों को बियर बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो यहाँ पे हाइनेकेन एक्सपीरियंस का टिकट होता है कुछ 19.50 20 यूरो का टिकट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप कुछ बियर टेस्ट कर सकते हैं, 2 ड्रिंक फ्री मिलती है, और आप देख सकते हैं कि बियर कैसे ब्रू होती है। तो पूरा वो टूर दिखाते हैं उसके अंदर, तो अगर आप उसके शौकीन हो तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी हमारी पीछे पोस्ट कार्ड लोकेशन है। तो अब मैं आगे जाऊंगी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वैसे नॉर्मल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पाए जाते हो शूटिंग करते हुए या फ़ोटो क्लिक करते हुए, विंडोज़ में कुछ लड़कियां होती हैं, अगर आप उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तो या तो वो गुस्सा हो कि आपका फ़ोन कैनाल में, मतलब पानी में फेंक सकती हैं, या फिर पुलिस रहती है वो आपका चालान काट सकती है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी चीज़ें मत करिएगा अगर आपको सही से रहना है तो।
सब मेरे साथ एक को पैसेंजर है सेम स्टूडेंट ट्रिप की, और जिनसे मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा, क्या ये पहला ट्रिप था या फिर आप पहले भी आ चुके हैं, और ओवरऑल अफोर्डेबल आप कितना बोलोगे कि स्टूडेंट ट्रिप कितना अफोर्डेबल होता है? ओके, तो बेसिकली मेरे को जर्मनी में रहते हुए 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गया, तो मैं पहले भी ट्रैवल कर रही थी ऑस्ट्रिया विच इज़ सैल्सबर्ग एंड हॉलस्टेड ट्रिप। तो उसमें क्या था कि ये लोग ले जाते हैं, बट इट इज़ वेरी गुड कि फ्री छोड़ देते हैं, बिकॉज हर लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। समवन इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजियम कि उन्हें म्यूजियम्स देखना है, समवन इज़ लाइक कैनाल्स देखने हैं, किसी को कुछ देखना है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि फ्री छोड़ देते हैं। एंड कोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू इफ यू आर आइस की टिकट्स देखो, फ्लिक्स बस की देखो, वो लिटिल बिट कॉस्टली होती हैं, तो उसके कंपेरेटिवली आई थिंक इट इज़ गुड and people can prefer Uniflish as well. And other more student trips which I followed, which is PM2 and StudyFarden, they are also good as well. So maybe ये लास्ट सेक्शन होगा इस ब्लॉग का, और मिलते हैं फिर कहीं और वापस से इस सीरीज़ में जिसका नाम है वेयर इज़ वेरी। बाय।